नमस्कार, मैं श्रीमती ममता एस राहुल एमजे कॉलेज से हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि एमएड सेकेंड सेमेस्टर का 4th यूनिट का टॉपिक है व्यक्तित्व। उसे लेकर आइए अब देखते हैं व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर सर्वांगीण प्रभाव ही व्यक्तित्व कहलाता है। अतः व्यक्तित्व पूरे व्यवहार का दर्पण है। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि व्यवहार किसे कहेंगे। व्यवहार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है। व्यक्तित्व शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है और व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने ढंग से लोगों को आकर्षित कर सकता है, तब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। परंतु हम ये कहेंगे कि ये विचार त्रुटिपूर्ण है। अब त्रुटिपूर्ण इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसका वास्तविक रूप में यह तो त्रुटिपूर्ण है ही। सत्य तो यह है कि व्यक्तित्व के अंदर ये सभी बातें सम्मिलित हैं, किंतु कुछ विशेष बातें हैं जो व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं, जो कि हम उसके अर्थों को समझकर जान सकते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा है, या इसे हम नकली चेहरा भी कहते हैं, जिसे नायक और नायिका जो पात्र जो रहते हैं वो नाटक करते समय अपने चेहरे पर लगाते हैं। अतः इस शब्द का अर्थ पर्सोना बाह्य रूप या व्यक्तित्व की बाहरी वेशभूषा के आधार पर परिभाषित किया गया था। व्यक्तित्व का तात्पर्य वह जो दूसरों को दिखाई देता है। व्यक्तित्व के अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का प्राचीन स्वरूप, व्यक्तित्व का आधुनिक स्वरूप क्या कहता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि व्यक्तित्व का प्राचीन स्वरूप यह था कि वह बाह्य रूप, शरीर, रंग, रूप, आकृति आदि को देखकर अंदाजा लगाया जाता था कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जो व्यक्ति बाह्य गुणों से जितना अधिक प्रभावित कर सकता था वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता था। आधुनिक स्वरूप में अब हम यह देखेंगे जिसमें व्यक्तित्व को न सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी, आंतरिक गुणों को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। व्यक्तित्व, अब हम अंग्रेजी शब्द का मीनिंग तो हम समझ गए, लेकिन हिंदी में व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति और तत्व। हर व्यक्ति में का जो तत्व है, जो कारक है या खंड भी कह सकते हैं इसे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सकारात्मक तत्व होता है और दूसरा होता है नकारात्मक तत्व। व्यक्ति की नकारात्मक तत्व हो चाहे सकारात्मक तत्व हो, दोनों को जब व्यक्ति से जोड़कर इसकी तुलना की जाती है, तब व्यक्ति के आंतरिक तथा बाह्य रूप में जो भी सकारात्मक तत्व, नकारात्मक तत्व आपस में जो भी मिलते हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है, और जो उनका योग होता है सकारात्मक तत्व का और नकारात्मक तत्व का, इन दोनों का जब योग होता है, जितने ही तत्व हैं उनका योग होता है, तो वह जो प्रकाशित होता है वह व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा। व्यक्तित्व पर प्रभावक प्रतिकारकों के आधार पर परिभाषाओं को गिलफोर्ड ने 1959 में 4 भागों में बांटा। बहुत सारी परिभाषाएं दी गई थी व्यक्तित्व की। इन सभी परिभाषाओं को गिलफोर्ड ने 4 भागों में बांटा है, और वो 4 भाग थे। पहला, जो सर्वांगीण परिभाषा, वे परिभाषाएं जो व्यक्ति के समस्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करती थे, उसे हम कहते हैं सर्वांगीण परिभाषा। संगठनात्मक परिभाषा
जितनी परिभाषाएं उन्होंने देखी जो संगठन को लेकर थी, उनको सबको एक श्रेणी में रखा, जिसको हम कहते हैं संगठनात्मक परिभाषाएं। वे परिभाषाएं जिनमें व्यक्तित्व संगठन की बात की जाती है, उन्हें संगठनात्मक परिभाषाएं कहते हैं। वे परिभाषाएं जिसमें व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों के योग पर बल देते हैं, उसे कहते हैं हम एकीकृत परिभाषाएं। समायोजन संबंधी परिभाषाएं वे परिभाषाएं जो व्यक्तित्व के समायोजन पर बल देती हैं। अब यहाँ पर मैंने उपरोक्त सभी के आधार पर एक एक परिभाषाओं का उदाहरण दिया है। जैसे म्यूरहेड की परिभाषा, जो कि संगठनात्मक परिभाषा, सर्वांगीण परिभाषा है, उसके आधार पर मैंने यहाँ पे म्यूरहेड की परिभाषा दी है। व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति का समावेश है। यह व्यक्ति के गठन, रुचि, क्षमता तथा योग्यता और अभिवृत्तियों का विशेष संगठन है। इसी प्रकार संगठनात्मक परिभाषा में वारेन के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तथा शारीरिक विशेषताओं का संगठित स्वरूप, जो कि दूसरों से बिल्कुल भिन्न होता है, व्यक्तित्व कहलाता है। वैलेंटाइन के अनुसार, जो कि एकीकृत परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित गुणों का योग मात्र है। बोरिंग के अनुसार व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व एवं स्थायी समायोजन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद अल्पोर्ट की परिभाषा आई। अल्पोर्ट ने अपने विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने उनसे पहले लगभग 49 परिभाषाएं आ चुकी थी व्यक्तित्व की, उसका उन्होंने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के पश्चात उन्होंने अपनी अनुसार एक परिभाषा दी, जो कि आज तक सभी लोगों को सभी मनोवैज्ञानिकों ने या अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इसे माना है। आज तक इसको माना जाता है, अभी तक की सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में इसको मानते हैं। वो है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसी से मिलती जुलती परिभाषा जो है वो आइजेंक ने भी दी थी 1952 में। उनका मानना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करती है। अल्पोर्ट की परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों पर तथा बाहरी गुण यानी व्यवहार के दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है, परंतु उन्होंने व्यक्तित्व के भीतरी गुणों को ज्यादा महत्व दिया है या तुलनात्मक रूप से अधिक उस पर बल डाला है। फिर आइजेंक ने भी परिभाषा दी। दोनों की लगभग एक ही तरीके की परिभाषा थी, और दोनों का जब हम विश्लेषण करते हैं, एक साथ विश्लेषण करते हैं, तो 3 बातें सामने आती हैं। वो है मनोशारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन और वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि मनोशारीरिक तंत्र क्या होता है। मन और शरीर दोनों ही हैं। मन माने मस्तिष्क, मानसिक गुण और शारीरिक गुण दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। और मानसिक गुण जितने भी हमारा मन है, चित्त प्रकृति, हमारी जो चित्त प्रकृति है, हमारे जो संवेग हैं, जितनी आदतें हैं, शील गुण हैं, अभिप्रेरक हैं, ये सभी हमारे मानसिक गुणों के अंतर्गत आते हैं, गुणों के अंतर्गत आते हैं। और शारीरिक रूप मतलब जैसे हमारा रंग रूप आकार वेशभूषा रंग रूप आकार है, हमारे हम दिखते कैसे हैं, हमारा कोई हम कोई
किसी तरीके से हम दिव्यांग तो नहीं है, हम किसी तरीके से दृष्टिबाधित तो नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे मनोशारीरिक तंत्र के रूप में काम करती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक होती है, न तो पूर्णतः शारीरिक होती है, बल्कि इन दोनों तत्वों का आपस में जो सम्मिश्रण है, दोनों पक्षों का जो आपस में सम्मिश्रण है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब दोनों ही बातें इसमें शामिल होती हैं। फिर है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में शील गुण होते हैं, आदतें होती हैं और उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाने से पहले ईमानदार है, उत्तरदायी है, समयनिष्ठ होता है, हो सकता है उसे नौकरी मिली, उसने बहुत प्रयास किया, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के पश्चात उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई कि उसे पैसे की बहुत जरूरत पड़ने लगी या उसको पैसे का लालच आ गया। तो उस समय उसमें कुछ गुण जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे उसमें उत्तरदायित्व और समयनिष्ठा का जो शील गुण है वह ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है कि उसमें न ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का गुण विकसित हो जाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो उसके नौकरी मिलने के बाद एक परिवर्तन दिखलाया, ऐसा भी संभव हो सकता है कि तीनों शील गुण जो है, गुणों का जो संगठन है नौकरी मिलने के बाद पूर्णतः बदल जाए। यानी तीनों शील गुण क्या क्या हैं, उनमें ईमानदारी का गुण भी बदल जाए, वो रिस्पॉन्सिबल ना रहे, हो सकता है कि वो पंक्चुअल भी ना रहे, हो सकता है ये सारे तीनों गुण बदल सकते हैं, या इस प्रकार का व्यवहार में जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि समय और परिवर्तन, समय के आधार पर कुछ उसके संगशील गुणों के संगठन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, गत्यात्मक श्रेणी, संगठन की श्रेणी में इसको रखते हैं। तीसरा है वातावरण में अपूर्व समायोजन। हमको पता है कि हम सभी एक ही वातावरण में रह रहे हैं। हर एक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति का एक ही वातावरण में रहने के बाद भी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने आप को समायोजित करता है। वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करके हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, ठीक है, अपने आप में अपूर्व होता है। हर कोई अपने आप को अलग ढंग से, यूनिक तरीके से अपने आप को समायोजित करता है। ये है ये है अपूर्व समायोजन का निर्धारण। अल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा जो 1937 में उन्होंने दी थी, उसमें से अंतिम 5 शब्द बदलकर 1961 में उन्होंने जो परिभाषा दी, उसके अनुसार पहले की परिभाषा जी थी वो थी यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट की जगह उन्होंने बदल दिया कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया। और यह सम्मिलित करने के लिए उन्होंने बताया, जो उद्देश्य था इसको सम्मिलित करने का, उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति का व्यवहार मात्र अनुकूली नहीं होता है, बल्कि कथनीय भी होता है, इम्प्रेसिव भी होता है ना। इसका तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन या अनुकूलन ही नहीं करता, बल्कि उस वातावरण के साथ इस तरह का अंतःक्रिया करता है कि उस वातावरण को भी व्यक्ति के साथ अनुकूलन या अभियोजन योग्य होना पड़ता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो भिन्न भिन्न शील गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का या अपूर्व होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं, जो कि जैविक कारक है, पर्यावरणीय कारक होता है और मनोवैज्ञानिक कारक। ये तीनों ही कारक जो होते हैं वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आज सबसे पहले देखेंगे हमने जैविक कारक।
जैविक कारक जैविक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जन्मजात होगा, आनुवंशिक होंगे। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैविक कारक से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जो आनुवंशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म से पहले गर्भधारण से ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं तथा व्यक्तित्व विकास की दिशा को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारकों को हम क्या कहते हैं? जैविक कारक। ठीक है, ये जन्म से संबंधित होते हैं, जैविक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। इसके बाद इसके जो निर्धारक तत्व हैं, जैविक कारकों के जो निर्धारक तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। शारीरिक संगठन व स्वास्थ्य, शारीरिक रसायन एवं ग्रंथियां, और उसके बाद तंत्रिका तंत्र और स्नायु संबंधी कारक जो होते हैं ये सभी जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि शारीरिक संगठन तथा या शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक रचना से तात्पर्य हम क्या कहेंगे? शरीर की लंबाई, चौड़ाई, रंग, गठन, ये सब शारीरिक रचना है। जिस व्यक्ति का शरीर हमको सुडौल नजर आता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। व्यक्ति और जो गुण होते हैं शरीर रचना से संबंधित जो भी गुण होंगे वो कैसे होंगे? वो आनुवंशिक होंगे। जैसे जिसके माता पिता की हाइट बहुत अच्छी रहती है उसके बच्चे भी अच्छे हाइटेड ही होते हैं, और जिनके माता पिता थोड़े लंबाई में कम होते हैं या नाटे होते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। जो गोरे माता पिता के बच्चे हैं वो गोरे होते हैं और जो काले माता पिता के बच्चे हैं वो काले होते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक संगठन है और है जो कि एक व्यक्तित्व को पूरी तरीके से प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर है शारीरिक, इसके बाद में हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे शरीर में। व्यक्ति के में जो शारीरिक सील गुण है तथा स्वास्थ्य है जो का प्रभाव है मानसिक सील गुणों पर बहुत अधिक पड़ता है, जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि यदि कोई बच्चा है आकर्षक दिख रहा है, सुंदर है, तो उसके माता पिता, आस पड़ोस, हम सभी कहते हैं ना बहुत क्यूट सा बच्चा यदि हमारे सामने आ जाए तो हम सब उसको पुचकारने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसकी सारी बातें हमको बहुत अच्छी लगने लगती हैं, है ना। वैसे ही यदि बड़े होने पर भी यही सिलसिला चला रहता है कि उसकी बातों को हम ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, और तो इससे क्या होता है उनमें श्रेष्ठता का भाव आएगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपने जो सामाजिकता, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें जो है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने लगता है, अपने आप को बहुत फेवरेट फील करता है, अपने सबका मैं फेवरेट हूँ, यानी मैं कुछ गलत करूंगा तो सब मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करता है। और यदि कोई बच्चा दूसरी तरफ उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खराब रहता है मान लो, और दिखने में भी अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चों में को कोई लाड नहीं करना चाहता, कोई मतलब ज्यादातर लोग जो हैं ऐसे बच्चों को देखकर ही थोड़ा सा मुंह बनाते हैं और उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनने की कोशिश करते हैं। तो उससे बच्चों में हीनता की भावना आती है, संवेगात्मक अस्थिरता होती है इनमें। ऐसे बच्चों में ये संकोच करने लगते हैं आपस, मतलब किसी के सामने आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मविश्वास इनका थोड़ा सा कम होने लगता है। तो इस तरीके से जो शरीर का स्वास्थ्य है और जो शरीर संरचना है ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। उसके बाद शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, शरीर रसायन और जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में हमारे शरीर में बहुत सारे रसायन हैं जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं या निकलते हैं, जिसको हम हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। यदि हार्मोन्स की कमी या अधिकता रहती है, और ये हार्मोन जो होते हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, पैंक्रियास, ये सारी जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की, इन सब से स्रावित होती हैं, और भी बहुत सारे रसायन जो हैं स्रावित होते हैं। तो इनसे जो निकलने वाला हार्मोन है यदि उसकी अधिकता है या फिर कमी है, तो जैसे कुछ हार्मोन है जैसे एड्रिनल हार्मोन जो कि हमारे
किडनी के ऊपर वाले भाग से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, वो हार्मोन क्या करता है, एड्रिनलिन जिसको कहते हैं, वो हमारे जब हम बहुत डरे हुए रहते हैं या विपत्ति की परिस्थिति होती है, उस समय वो हार्मोन स्रावित होता है और हमें भय या डर से बचाने की में हमें मतलब उसका संवेग हमारे शरीर में आता है और वो क्रोध, भय आदि से बचाने या का संवेग उत्पन्न करता है और अपने आप को उस परिस्थिति से समायोजित करने के लिए समायोजित करता है। इसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे शरीर में आक्रामकता, हमारे सेक्स ऑर्गन से निकलने वाले जो भी और हार्मोन्स रहते हैं, है ना, ये सारे हार्मोन्स जो हैं हमारे व्यवहार को की आक्रामक हैं, संवेदनशील हैं बहुत ज्यादा, इन हार्मोनों के कारण होता है। या भय हमारे में अधिक होता है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं, इसके कारण ही होती हैं। फिर है हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो होती है वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से संगठित करती है। समझ लो, हमारे तंत्रिकाएं जितनी अधिक विकसित होंगी, हमारा शरीर उतना ही अधिक फुर्तीला होगा। और जितनी जटिल मतलब स्नायु मंडल जो होता है, जो जितना ज्यादा विकसित और जटिल होगा, हमारी बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी, अधिक होगी और हमारे अंदर समायोजन की जो क्षमता है वो अधिक होगी। ऐसे व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों या बच्चों के प्रति समाज के अन्य लोगों की जो मनोवृत्ति है वो अच्छी होती है, वह प्रशंसा के पात्र होते हैं, है ना, उनको अधिकतर प्रशंसा मिलती है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों में समाजशील मतलब सोशल होते हैं, सोशल ट्रेट्स इनमें ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ जिनका स्नायु मंडल है वो कम विकसित होता है, वैसे बच्चे ऐसी अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी कम होती है और ये लोग अभियोजन की क्षमता इनमें कम पाई जाती है। फलस्वरूप क्या होगा, समाज के अन्य व्यक्ति उसे उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि ऐसे व्यक्तियों में असामाजिक शील गुण या चारित्रिक विकृति कैरेक्टर डिसऑर्डर विकसित होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी हमारे व्यक्तित्व के शील गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में सामाजिक कारक भी आते हैं और सामाजिक वातावरण भी आता है और प्राकृतिक वातावरण भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक वातावरण क्या है, हमसे क्या समझते हैं। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस जलवायु में हम रह रहे हैं, जिस भूमि में रह रहे हैं हम, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, वैसे वहाँ के लोगों को मतलब जैसे गर्म जलवायु है, वहाँ के लोग अलग ही दिखाई देते हैं, ठंडी जलवायु वाले थोड़े अलग गोरे होते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो जहाँ जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ का हम एडॉप्टेशन करते हैं। फिर दूसरा है पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, पारिवारिक संबंध हमारे कैसे हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी जो हैं वो कैसे हैं, ये सब भी जैसे जैसे हमारे आसपास के लोग रहेंगे, जैसे हमारा समाज रहेगा, हमारा स्कूल, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग आत्मविश्वासी होते हैं और थोड़ा नया या क्रिएटिव करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही रहते हैं। हमारे पास जो मनोरंजन के साधन है वो किस प्रकार से हैं, हम जिस धर्म रीति रिवाज को मानते हैं, हम उसी आधार पर हमारी सोच विकसित होती है, हम उसी के नियम को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी पर्यावरणीय कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक।
मनोवैज्ञानिक कारक में हम किसे कहेंगे? ऐसे कारक जो व्यक्तित्व के मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी अभी तक के जो अध्ययन हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व के कुछ निर्धारक ऐसे भी हैं जिनका संबंध जैविक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है, और वे व्यक्तित्व के शील गुण, उनके टेम्परामेंट आदि को विकसित के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके जो निर्धारक हैं वो बहुत इसमें से कुछ हैं: बौद्धिक निर्धारण, सांवेगिक निर्धारक, आकांक्षा एवं उपलब्धि संबंध निर्धारक, और चौथा है जो यौन निर्धारक। ये चारों निर्धारक हैं जो मनोवैज्ञानिक निर्धारक में हम पढ़ते हैं के रूप मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो हम इसमें से पहला देखते हैं बौद्धिक निर्धारक। बौद्धिक निर्धारक जैसे कि हमको इंटेलेक्चुअल है, ये बौद्धिक क्षमता का व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक क्षमता से व्यक्ति में एडजस्टमेंट, सीधे सीधे समायोजन को प्रभावित करता है। जितनी अच्छी हमारा समायोजन रहेगा, हमारा व्यक्तित्व भी उसी तरीके से इनडायरेक्टली वो प्रभावित करेगा ही करेगा। व्यक्ति के बौद्धिक उपलब्धि के आधार पर दूसरे लोग उस व्यक्ति के बारे में निर्णय लेते हैं। इस निर्णय से फिर उसका मूल्यांकन करते हैं और जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि अच्छी बुद्धि वृद्धि वाला व्यक्ति है तो उसके प्रति लोगों की सकारात्मक सोच होगी, और यदि कम बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है या जिसे कक्षा में बार बार समझ नहीं आ रहा है या घबराहट हो रही है, उसका आत्मविश्वास कम है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बार बार हम उसको बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, गधे हैं। इस तरीके से उनको लोगों से नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है, और साथ में उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं कि जिससे कि आज्ञा का पालन नहीं करने, वो लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और सामूहिक रूप से थोड़े से कई बार क्रूर भी हो सकते हैं ये लोग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। लोगों की सोच हमको बहुत अधिक प्रभावित करती है। हमारे बारे में यदि विचार सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो हम भी अच्छे रहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यदि आपको नकारात्मक आपके बारे में बोलने शुरू कर देते हैं तो हम भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, वैसे ही है कि ये भी है। उसके बाद है सांवेगिक निर्धारक, इमोशंस। संवेग या इमोशंस जो होते हैं वो हमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। संवेग का रूप चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, इससे व्यक्ति का जो भी प्रत्यक्षण होता है वो प्रभावित होता है, और इसके कारण व्यवहार भी प्रभावित होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब किसी न किसी तरीके से हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभाव डालती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिंदगी की अधिकतर परिस्थितियों में कुंठा का अनुभव करता है तो वह अधिक आवेगशील, इम्पल्सिव होगा, है ना। उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा विद्वेषी टाइप का होगा व्यवहार। दूसरी तरफ यदि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के विभिन्न परिस्थितियों में भी अधिक आशावादी दृष्टिकोण और रखकर कार्य करता है तो उसका आत्मविश्वास जो है वो हमेशा ही बना रहेगा। बहुत आत्मविश्वास के साथ वो कोई भी कार्य करेगा, और इससे उसमें आवेगशीलता और विद्वेषता का भाव जो है वो विकसित नहीं होगा। ये व्यक्ति उसी तरह जो व्यक्ति आदतन ईर्ष्यालु होते हैं, मतलब ईर्ष्या करते हैं दूसरों पर, उससे दूसरों पर शक अधिक होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो उसके इम्पल्सिव अलग टाइप के होंगे। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से व्यक्तित्व को
प्रभावित करते हैं, हम उसी तरीके से दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और हमेशा ही इसी कश्मकश में रहते हैं कि वो हम नकारात्मकता से निकल ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग जो सकारात्मक सोच रखते हैं, वो कितनी भी नकारात्मकता हो जाए उनके जीवन में, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, अपनी आशा को नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को उस जगह पर बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है आकांक्षा तथा उपलब्धि संबंधी निर्धारक, जिसमें अहम और महत्वाकांक्षा दोनों ही चीजें शामिल होती हैं। इसको प्रमुख कारक भी माना गया है व्यक्तित्व का। जब व्यक्ति अपने वातावरण या जो अपने वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर एवं अधिक प्राप्त करने की तमन्ना रखता है, तो इसे मनोविज्ञान में आकांक्षा की संज्ञा दी गई है। जो हम चाहते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है, कुछ ज्यादा ही अपने आप में सपने देख लेते हैं और कुछ ज्यादा ही अपने वर्तमान स्तर में से भी ज्यादा हम चीजें पाने की इच्छा रखते हैं, तो उसको हम आकांक्षा की संज्ञा देते हैं। और कई बार ये होता है कि हम उस पर मतलब हम उसको एक कहना चाहिए कि उसे रात दिन हम लक्ष्य बनाकर उस पर हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यदि आकांक्षा में उन्नति मतलब जैसे जैसे हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे लोगों में पूछ परख होने लगेगी कि भाई इसने बहुत अच्छा अचीवमेंट आकांक्षा का मतलब प्राप्त कर लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि आकांक्षा का स्वरूप यदि धनात्मक है और सफलता प्राप्त होती है तो व्यक्ति में बहुत अच्छे उसके परिणाम आते हैं। लेकिन नकारात्मकता या असफलता प्राप्त हो जाए तो उसके निकट भविष्य में हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाए वो व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से आकांक्षा जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से तीनों कारक जो हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत हमें जो यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ने हैं इसके बारे में। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत जो क्रमशः जिन लोगों ने दिया है, मैं उसके नाम भी आपको बता दे रही हूँ। जैसे प्रकार सिद्धांत, जिसमें यूंग, क्रैशमर और शेल्डन और इसके अलावा भी और भी हैं जिनके अनुसार हमको पढ़ना है। फिर शील गुण का सिद्धांत है जो कैटल और अल्पोर्ट ने दिया है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, फ्रायड और एरिक्सन ने दिया है। मानवतावादी सिद्धांत रोजर्स और मैस्लो ने दिया है। अधिगम एवं संज्ञानात्मक व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि बंडूरा व मिलर डोलार्ड ने दिया है, जो कि आगे की क्लासेस में आपको जो लूंगी वो आगे की जो लेक्चर्स रहेंगे मेरा वो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रहेंगे। थैंक यू।